दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में ठीक इस जगह पर जहां मीलों दूर पर ना कोई शहर आबाद है ना कोई बस्ती, हत्ता कि कोई झोपड़पट्टी तक मौजूद नहीं है। यहाँ सैटेलाइट इमेज से एक अजीबोगरीब पैटर्न देखा गया। एग्जैक्टली 45 मीटर का डायामीटर, बाहर की साइड पे 12 डॉट और ठीक सेंटर में एक डॉट देखा जा सकता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि डेजर्ट के बीचों बीच इतनी एक्यूरेसी से बना ये पैटर्न कोई अकेला नहीं है, बल्कि थोड़ा जूम आउट करने पर मालूम पड़ा कि सेम एक जैसे 8 पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं। इन तमाम पैटर्न की शेप और इनका साइज और इनका डायामीटर बिल्कुल एक जितना ही है। और सबसे बढ़कर ये कि इन सारे पैटर्न के दरमियान ठीक 420 मीटर का फासला है। ऐसा नहीं कि कहीं पे 440 मीटर या कहीं पे 400 मीटर, सबके दरमियान एग्जैक्टली 420 मीटर का फासला है। थोड़ा और जूम आउट करके देखा जाए तो मीलों दूर तक यहाँ रेत के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस वीराने में इतनी एक्यूरेसी से इन पैटर्न के पीछे आखिर राज क्या है? क्या ये एंशिएंट वर्ल्ड का कोई कारनामा है या कोई एलियन की तरफ से कोई मैसेज? दोस्तों, अफ्रीकन सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इतना बड़ा कि इसके अंदर इंडिया जैसे 3 मुल्क और पाकिस्तान जैसे 11 मुल्क फिट आ सकते हैं। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है कि इसकी एक साइड रेड सी को, दूसरी मेडिटेरेनियन सी और तीसरी साइड अटलांटिक ओशन पे जाके लगती है। बड़ा होने के साथ साथ अफ्रीकन सहारा बहुत सख्त हालात से दो चार भी रहता है। दिन के वक्त 50 डिग्री सेल्सियस जितनी आग बरसाने वाली गर्मी, तो रात के वक्त टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। इन हालात को अगर बर्दाश्त कर भी लिया जाए तो पानी की शॉर्टेज और खुश्क हवा यहाँ इंसान को जीने नहीं देंगे। यही वजह है कि सहारा में जो भी शहर आबाद है वो पानी के करीब करीब है और बाकी सारा का सारा एरिया बिल्कुल वीरान रहता है। ये गोल पैटर्न भी सहारा के ऐसे ही वीरान एरिया में देखे गए थे। सहारा का ये हिस्सा अल्जीरिया में आता है, जहां इन साला नाम की एक छोटी सी बस्ती से भी 160 किलोमीटर डीप जाकर ये पैटर्न मौजूद है। क्रिस्टोफ हॉबर्सन नामी एक प्रोड्यूसर ने पहली बार 2021 में गूगल अर्थ पर जब इन सर्कल्स को देखा तो उसने इनकी गहराई में जाने का फैसला किया। सबसे पहले तो ये जानना था आया ये असल में ग्राउंड पर मौजूद हैं या फिर किसी सैटेलाइट की खराबी की वजह से इतनी एक्यूरेट पैटर्न शो हो रहे हैं। लिहाजा इस मसले को सुलझाने के लिए क्रिस्टोफ ने उस कंपनी से राब्ता किया। मैक्सआर टेक्नोलॉजी के सीनियर डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि ये सैटेलाइट का कोई ग्लिच नहीं, बल्कि ये सर्कल असल में ग्राउंड पर मौजूद हैं। ये इंफॉर्मेशन मिलते ही पहला शक तो दूर हो गया। अब इन पैटर्न्स की असल हकीकत मालूम करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट, अल्जीरियन एक्सपर्ट्स, ऑफिशियल्स और कई टूर ऑपरेटर से राब्ता किया गया, लेकिन किसी को भी इन सर्कल्स का आइडिया तक नहीं था। ये अजीब दिखने वाले एक ही लाइन में इतनी सफाई से बने हुए पैटर्न्स हर कोई पहली बार देख रहा था। कई महीने की रिसर्च के बाद क्रिस्टोफ हॉबर्सन को शक हुआ कि कहीं ये साइमिक सर्वे के निशानात तो नहीं हैं। साइमिक सर्वे जमीन में ऑयल ढूंढने के लिए परफॉर्म की जाने वाली टेक्निक को कहते हैं, जिसमें एक मशीन पर लगे हैमर की मदद से जमीन में वाइब्रेशन पैदा की जाती है। इन वाइब्रेशन को साइमिक वेव्स कहा जाता है, जो जमीन के अंदर मौजूद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से टकराकर वापस ऊपर की तरफ जाती हैं, जहां रिसीवर्स इन वेव्स को रीड करते हैं और फिर एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से ये पता लगाया जाता है कि जमीन के अंदर ऑयल है या नहीं। सहारा में बने ये अजीब पैटर्न्स क्या साइस्मिक सर्वे का सबूत है? ये जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के दुनिया के सबसे बड़े साइस्मिक सर्वे के एक्सपर्ट से राब्ता किया गया। मॉम हाइडेज ने जब इन पैटर्न की पिक्चर को देखा तो उनका कहना था कि ये पैटर्न किसी सूरत भी साइस्मिक सर्वे के नहीं हो सकते, क्योंकि पहली बात सर्वे में मशीन ऐसे पैटर्न बनाती ही नहीं, और दूसरा ये कि जो भी कंपनी हजारों लाख डॉलर खर्च करके किसी साइट पर सर्वे करती है और वहाँ ऑयल नहीं मिल पाता तो वो अपने निशानात मिटा देती है, ताकि उनकी की गई मेहनत का कोई दूसरी ऑयल कंपनी फ़ायदा ना उठाए। यानी पॉप के मुताबिक ये पैटर्न साइमिक सर्विस के नहीं हैं। तो आखिर ये किसने और क्यों बनाए थे?
इंटरनेट पर ही सर्च करने के दौरान 1885 के एक डॉक्यूमेंट में कुछ मज़ीद इशारे मिले। इस डॉक्यूमेंट में एक कुएं का जिक्र किया गया है और साथ ही 2 टूम का भी जिक्र किया गया है जो सर्कुलर शेप की हैं और इन पैटर्न की तरह बहुत रेगुलर शेप की बनी हुई हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इन टूम्स की लोकेशन भी पैटर्न से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। अफ्रीकन सहारा में इन टूम्स को टिंगुलर्स कहा जाता है, जहां हजारों साल पहले रॉयल किंग्स को दफनाया जाता था। 10,000 साल पहले ये बनाए जाने टूम्स को अगर इन पैटर्न से कंपेयर किया जाए तो इनकी शेप और डिजाइन में काफी वाज़ेह फर्क देखा जा सकता है। अपने शक को कंफर्म करने के लिए एक टूनिशियन आर्कियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया गया जिसने अल्जीरिया के इस हिस्से में काफी रिसर्च की है। उनका कहना था कि इन पैटर्न्स का टूम से तो कोई ताल्लुक नहीं है, पर ऐसा मालूम होता है कि ये जो कुछ भी है इसका ताल्लुक पानी से है। 2500 साल पहले रेगिस्तान में पानी निकालने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी जिसको फुआरा या फिर कनात कहा जाता है। इस टेक्निक में जमीन के अंदर पहले एक कुआं खोदा जाता था और फिर स्लोप पर कई शाफ्ट्स हवा गुजरने के लिए खोदी जाती थी। फिर स्लोप के बॉटम से कुएं तक एक और शाफ्ट खोदी जाती थी जिसमें से पानी होता हुआ ठीक यहाँ से आकर निकलता था। इस टेक्निक की मदद से बिना किसी मेहनत के खुद ब खुद पानी जमीन से निकाला जाता था, जो रेगिस्तान में खेती बाड़ी करने और जानवरों को पिलाने के काम बहुत आता था। पहले तो ये समझा गया ये पैटर्न्स भी शायद कन्नात या फिर फुकारा हैं, लेकिन थोड़ी रिसर्च के बाद ही मालूम हुआ कि रेगिस्तान में जहाँ ये कनातें पहले ही मौजूद हैं उनके आखिर में कोई न कोई आबादी होती है। आबादी नहीं तो हरियाली जरूर होती है, लेकिन इन पैटर्न्स के आखिर में क्या इनसे 160 किलोमीटर दूर तक ना कोई आबादी है ना ही कोई हरियाली है। कई महीनों की रिसर्च के बाद अभी तक इन पैटर्न्स का कोई ठोस सुराग ना मिल सका था। इतने में सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी ने नेक्सा टेक्नोलॉजी ने इन सर्कल्स की क्लियर फोटो और फ्रेश फोटो लेकर भेज दी और इस नई पिक्चर में आखिरकार एक इशारा मिल ही गया। पैटर्न्स के आसपास गाड़ियों के टायर मार्क्स वाज़िया तौर पर नजर आ रहे थे, यानी इसका मतलब ये था कि ये काम जिसने भी किया है वो यहाँ गाड़ियों में आया करते थे और गाड़ियों का मतलब है कि ये चीज़ ज़्यादा पुरानी नहीं है। खैर, अब इन पैटर्न्स की असल हकीकत जानने के लिए वो स्टेप उठाने का फैसला किया गया जिसको शुरुआत से ही अवॉइड किया जा रहा था। जी हाँ, सहारा की कड़कती गर्मी में इन पैटर्न्स के पास किसी को खुद जाना पड़ेगा। अल्जीरिया से ताल्लुक रखने वाले एक वीडियो जर्नलिस्ट ने ये काम अपने सर ले लिया। क्योंकि ये एक इंतहाई मुश्किल एडवेंचर था, इसलिए उसने कई महीने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर ली। यहाँ तक सिर्फ पहुँचना ही कम से कम 3 दिन का लगातार सफ़र है। कैमरा, कैंपिंग, कुकिंग और मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ पानी के कैंस और एक्स्ट्रा फ्यूल अरेंज करके सफ़र का आगाज कर दिया गया। 2 दिन के लगातार सफ़र करने के बाद टीम अब इन सलाह तक पहुंच चुकी थी और यहाँ से आगे ना कोई रोड था और ना कोई रास्ता। जीपीएस की मदद से टीम ने इन पैटर्न्स का रुख करके रेगिस्तान में कदम रख दिया। कई घंटों के मुसलसल सफर के बाद रुकते और फंसते हुए अब आखिरकार अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। वो टायर मार्क्स जिनको सैटेलाइट की मदद से देखा गया था वो भी जाहिर होना शुरू हो गए थे। जब टीम पहले पैटर्न पर पहुंची तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। जो सैटेलाइट से सिर्फ डॉट्स दिख रहे थे वो करीब 4 से 5 मीटर बड़े खड्डे थे जिनको शायद रेत डालकर बंद कर दिया गया था। उन्होंने 8 के 8 पैटर्न्स को विजिट कर लिया। सब में 13 खड्डे एक ही डिजाइन में मौजूद थे, लेकिन इन पैटर्न्स में एक चीज ऐसी थी जो सैटेलाइट से नजर नहीं आ सकती थी और वो थी मेटल की ये तारें। कुछ मेटल वायर्स को जमीन के अंदर से निकलते देखा जा सकता था, जिनमें से कुछ तो ऐसी थी जिनमें रबड़ स्लीव अभी तक चढ़ी हुई थी। अभी इन वायर्स का मामला किसी की समझ में आता कि वहां से एक अटैचमेंट स्ट्रिप मिली। ये स्ट्रिप आम तौर पर सामान को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है और उस स्ट्रिप में एक स्टैंप लगी थी जिसमें कुछ लिखा हुआ था। जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो मालूम हुआ कि ये स्टैंप एक्सप्लोसिव और एमिनेशन बनाने वाली कंपनी की है। जी हाँ, इन खड्डों में डायनामाइट था। ये डायनामाइट कब, क्यों और किसने डाला था ये जानना बहुत ज़रूरी था।
शूटिंग टीम को यहाँ से कैन फूड के कुछ खाली कैन भी मिले, जिनकी बैक साइड पे सोपी के कंपनी के लोगो अभी तक मौजूद था। ये कैन फूड की कंपनी आज भी मौजूद है। जब कंपनी से कांटेक्ट करके उनको खाली कैन की फोटो भेजी गई तो उन्होंने बताया कि ये पैकिंग 1958 की है, यानी आज से करीब 65 साल पुराने। दो चीजें अब कंफर्म हो चुकी थी कि इन पैटर्न्स के अंदर एक्सप्लोजिव था और ये काम 1958 में किया गया था। लेकिन ऐसा करने की असल वजह क्या थी, ये जानने के लिए लोकल डेजर्ट गाइड से रब्ता किया गया, जिन्होंने शायद कभी यहाँ तक पहुँचने में किसी की मदद की हो। एक डेजर्ट गाइड ने बताया कि उसके वालिद भी एक डेजर्ट गाइड हुआ करते थे। जब उसके वालिद से इंटरव्यू किया गया था, उन्होंने बताया कि 1958 के आसपास जब वो जवान हुआ करते थे, तब एक कंपनी के कुछ लोगों ने यहाँ खुदाई का काम किया था। वो अपनी गाड़ियों में आए थे और कई महीने यहाँ रहने के बाद वापस चले गए। इस गाइड को उस कंपनी का नाम सही से याद नहीं था, पर ज़हन पर जोर डालने के बाद उनको आखिरकार याद आ ही गया। क्रेप्स ये एक फ्रेंच कंपनी थी जिसको 1950 से लेके 1960 तक सहारा के इस हिस्से में ऑयल ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस आखिरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये एक तरह का साइस्मिक सर्वे ही था। उस दौर में मशीनरी तो हुआ नहीं थी करती, इसलिए साइस्मिक सर्वे के लिए डायनामाइट्स लगाए जाते थे। ये खड्डे डायनामाइट्स के फटने की वजह से ही थे, जिनको हवाओं और तूफान से उड़ने वाली रेत ने कवर कर दिया था, और वो अब इस तरह दिखते हैं। मेटल वायर्स को डेटोनेटर्स के साथ कनेक्ट करके जमीन के अंदर एक्सप्लोसिव को फाड़ा जाता था, जिसकी वजह से साइमिस वेव्स पैदा होती थी। ठीक वैसे ही जैसे आज की मॉडर्न मशीनरीज वाइब्रेशन करके वेव्स पैदा करती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन्फोवाइस की आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।